आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक बार फिर से मुलाकात कर रहे हैं एक और नए शिफ्ट को एनालाइज करने के लिए। आज हमारे पास है एसएससी सीजीएल का जो 12 सितंबर 2024 को शिफ्ट नंबर 2 का पेपर हुआ, उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से जीएसजी के पोर्शन को एनालाइज करेंगे। चलिए भाई शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? अब देखें, हमने ऑलरेडी सीजीएल 2024 में एक देखा कि भाई एक क्वेश्चन वो स्कीम्स का पूछ ले रहे हैं, वो भी जो फेमस स्कीम्स हैं। जैसे जब सरकार बनी 2014 में, मोदी सरकार 1.0, तब बहुत सारे नए स्कीम्स 14, 15 और 16 में आए थे, उन पर क्वेश्चन आए। ठीक है, जैसे हमने देखा कि डिजिटल इंडिया यहाँ पे सामने है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, या आयुष्मान भारत योजना हो गई, जनधन योजना हो गई, वगैरह वगैरह। तो डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? 2015। और इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे उदाहरण के लिए डिजी लॉकर, जहां पर आपने शायद यूज भी किया होगा, अपने आप डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो ऑनलाइन सिक्योर, और जब भी आपको जरूरत पड़े आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डिजिटल इंडिया के अंतर्गत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का। कोविन ऐप, कोविड के दौरान वैक्सीन का पूरा मैनेजमेंट उसी ऐप के माध्यम से हुआ, स्लॉट बुकिंग भी हुई, शायद आपने करवाई भी होगी, तो कोविन ऐप हो गया। या आप देखते हो कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क, तो जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कनेक्ट करता हुआ एक बहुत ही रैपिड इंटरनेट कनेक्टिविटी उनको दी गई है, ताकि रिसर्च करेंगे, जब एक दूसरे को कोई चीज़ भेजेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, क्योंकि हाई वॉल्यूम डेटा रिसीव और सेंड होता है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर्स, जो बहुत सारे विलेजेस में, कस्बों में, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए। किसी को भाई बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, आधार कार्ड में चेंज करवाना है, तो वहाँ से पॉसिबल हो जाता है। इसके अलावा उमंग ऐप, शायद आपने सुनी हो, मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप बिल पेमेंट्स कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटली प्रोवाइड करना, आपका फीडबैक अगर आपको कोई देना हो, भले कोई पुलिस से संबंधित कोई बात हो, है ना, कोई भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे सिटीजन सेंट्रिक होके, तो जिसको हम लोग ई गवर्नेंस भी बोलते हैं, कि आपको कोई चीज का आवेदन देना था तो आपने ऑनलाइन ही आवेदन दे दिया। कुल मिला के वो बात है। यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी का मतलब है कि लोगों को यहाँ पे डिजिटली लिटरेट बनाना है, और वो यूज कर पाए ना सिर्फ फाइनेंशियल संबंधी जो एप्स हैं, बल्कि इनफैक्ट केरला में तो सोशल मीडिया एप्स भी लोगों को चलाना सिखाई गई, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से ई गवर्नेंस भी हो रहा है आजकल। इनफैक्ट आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे राज्य सरकारें हैं जहां पर उन्होंने क्या किया है कि एक लिस्ट बना के तैयार की है। वो लिस्ट, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसने एक नंबर व्हाट्सएप पे सेंड किया, ठीक है, एक नंबर सेंड कर दिया, एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पर एक उनने नंबर टाइप करके सेंड कर दिया, जैसे 139 फॉर एग्जांपल। सामने से गवर्नमेंट का एक बहुत लंबा चौड़ा मैसेज आ जाता है कि भाई ये सर्विसेज हैं, आपको कौन सी सर्विस चाहिए। तो उसने, व्यक्ति ने चुना 5th नंबर सर्विस चाहिए। तो ये सब व्हाट्सएप पे हो रहा है। आंध्र प्रदेश, केरल, ये सब कर रहे हैं। तो ये सब यूनिवर्सल लेवल पर डिजिटल लिटरेसी क्रिएट करने के अंतर्गत ही हो रहा है डिजिटल इंडिया मिशन। चल, तो 2015 में शुरू। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी बात बता दूं कि 2014, 15 और 16 में जो महत्वपूर्ण स्कीम्स और उनका ईयर ऑफ बिगनिंग क्या है, वो एक जगह पे रखा गया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ मेन स्कीम्स को ही लिया है, हर प्रकार की स्कीम नहीं, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसे तो बहुत हो जाएंगी। तो जनधन, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, ठीक है, ऐसे ही 2015 और 16 की भी स्कीम्स हैं, तो इनको आप जरूर देखिएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की? जब हम बात करते हैं शांति निकेतन की स्थापना की, तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने 1901 में इसकी स्थापना की थी। तो पहले हम लोग सही जवाब चुन लेते हैं। अब देखें ये क्या है, ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है, और ये बेसिकली क्या है, इसका उद्देश्य क्या था इस स्कूल को बनाने का? तो एक सेंटर ऑफ आर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, उसका ये सेंटर था। रविंद्रनाथ टैगोर जी खुद भी, आप जानते हैं कि उनको 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला है। तो मतलब वो खुद भी ये सब चीजें, साहित्य हो गया या अन्य कला हुआ, उसको पसंद करते थे। तो शांति निकेतन 1901 में उन्होंने स्थापित किया, रेसिडेंशियल स्कूल। आगे चल के 1921 में ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन जाता है, ठीक है। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी आज ये केंद्र सरकार के अंतर्गत विश्व भारती यूनिवर्सिटी है। अच्छा, इसके अलावा और अगर हम चर्चा करें, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जैसा मैंने बताया, 1913 में गीतांजलि के लिए
उनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में। इनफैक्ट वो पहले नॉन यूरोपियन है, गैर यूरोपीय पहले व्यक्ति हैं। तो ना सिर्फ पहले भारतीय बल्कि पहले नॉन यूरोपियन जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, चल आगे की बात करें। दो देशों के नेशनल एंथम उनने कंपोज किए हैं, जैसे जनगण मन भारत का और अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का। आगे बढ़ते हैं। चंद बरदई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख है। ठीक, तो अब यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि पुस्तक का नाम क्या है चंद बरदई की, जिसमें उनने पृथ्वीराज चौहान जी की वीरता और उनकी जो लव स्टोरी उसके बारे में बताया। तो नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हम लोग भी क्लास में देखते ही, बहुत ऊपर से आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान साहब की, तो वो अपने चौहान वंश में तीसरे नंबर के पृथ्वीराज थे। इसका मतलब है इनसे पहले इनके ही वंश में दो पृथ्वीराज आ चुके हैं, पृथ्वीराज प्रथम और द्वितीय। तो ये कौन थे? ये बेसिकली पृथ्वीराज तृतीय हैं। इनफैक्ट एक बार एसएससी ने यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई पृथ्वीराज चौहान जो है जिनने युद्ध लड़े थे मोहम्मद गौरी के साथ, तो वो उनका संख्या क्या है? तो पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, अच्छा दूसरी बात करें, इनको राय पिथौरा भी कहा जाता है, राय पिथौरा भी कहा जाता है। एक और बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान कौन से क्षेत्र के शासक थे? तो हम देखते हैं अजमेर उनकी राजधानी है। इसके अलावा पंजाब, दिल्ली इस क्षेत्र पर कंट्रोल किया था। और यहां से आक्रमण किसका हुआ? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो लड़ाइयां हुई, 1191 और 1192। 1191 की जो लड़ाई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान साहब जीते। इसको हम बोलते हैं तराइन का पहला युद्ध। तराइन हरियाणा में स्थित जगह है। तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हारे, पृथ्वीराज चौहान जीते। लेकिन जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तब बहुत बड़ी सेना लेकर आए थे मोहम्मद गौरी, और इस बार पृथ्वीराज चौहान ने मदद मांगी जयचंद से। जयचंद कन्नौज के राजा थे, ये भी राजपूत थे, पृथ्वीराज चौहान भी राजपूत थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में विवाद था, क्योंकि जयचंद की जो बेटी थी संयोगिता, उनकी शादी हुई थी पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन बिना जयचंद की इच्छा के। तो यानी जयचंद के दामाद है पृथ्वीराज चौहान, लेकिन क्योंकि शादी इनकी इच्छा के विरुद्ध हुई थी इसलिए ये इन्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए मदद करने नहीं आए। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। आगे चल के उन्हें मार दिया गया। आगे चल के 2 साल बाद 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था चंदावर के युद्ध में। बताइए, तो जब ससुर जी को लड़ना ही पड़ा, पहले लड़ लेते कितना अच्छा होता। बताइए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने पृथ्वीराज रासो देखा। ये पूरी चीज चंद बरदाई ने अपनी पुस्तक में लिखी भी है। आइए, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी, जो भरतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना थी? मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई जी की पत्नी है। विक्रम साराभाई जो कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोलते ना, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, तो उनकी पत्नी का नाम है मृणालिनी साराभाई। अपने आप में बहुत बड़ा नाम, मतलब उनके इंट्रोडक्शन के लिए उनके पति जी का नाम लाना जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम कुछ और भी एडिशनल चीजें डिस्कस करें इसलिए मैंने आपको बताया, वरना ये अपने आप में बहुत बड़ा नाम है मृणालिनी साराभाई। अच्छा, मृणालिनी साराभाई जी ने एक संगठन स्थापित किया, उसका नाम है दर्पण या दर्पणा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये ने स्थापित किया। ठीक है, ये हमारे प्रश्न का सही जवाब है। अच्छा, इनकी एक बेटी है मल्लिका साराभाई। किनकी बेटी है? विक्रम साराभाई और मृणालिनी की। तो मल्लिका साराभाई उनका नाम है, और ये भी क्लासिकल डांस में निपुण। ये कौन से क्लासिकल डांस करती हैं? तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के अलावा ये कुचिपुड़ी। तो भाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये दोनों नृत्य करती हैं। कौन? मल्लिका साराभाई। ठीक है, तो ये बात दिमाग में आपको रखनी। ये हो गई। चल, तो इनने दर्पणा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की थी। चलो भाई आओ, स्थापना 1949 में हुई थी। यहाँ पे मैंने आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल दी। अब हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश कुमार को किस राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? एग्जैक्टली यही क्वेश्चन CHSL 2021 में भी आया, यानी CGL 2024 में तो उसने पूछा है, लेकिन CHSL 21 में भी सेम क्वेश्चन आया कि भाई कालिदास सम्मान से पंडित वेंकटेश कुमार को सम्मानित किया गया है किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? अब इसका जवाब क्या है? कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। एक तानसेन समारोह भी मध्य प्रदेश सरकार करवाती है और कालिदास सम्मान भी। कालिदास साहब की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम आदित्य जो
गुप्त शासक थे उनके दरबार में मौजूद। और हम देखते हैं कि भाई नवरत्नों में से एक थे कालिदास साहब। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य संस्कृत में अपनी रचनाएं उनने लिखी हैं, जिसमें बहुत फेमस है मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशियम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहार, ठीक है, और रघुवंशम, बहुत सारी ऐसी हैं पुस्तकें उनकी। अच्छा, अब बात करते हैं कि कालिदास साहब के हमने बोल दिया कि भाई शेक्सपियर ऑफ इंडिया उनको बोलते हैं, विलियम शेक्सपियर थे ना, तो वैसे ही शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास साहब को बोलते हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास साहब के नाम पे एक सम्मान की स्थापना 1980-81 में की, और इस सम्मान के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। और ये किनको मिलता है सम्मान? तो क्लासिकल डांस, तो क्लासिकल डांस में अगर किसी ने अच्छा किया है, क्लासिकल म्यूजिक में अच्छा किया है, या फिर हम देखते हैं इसके अलावा थिएटर जो होता है ना ड्रामा, उसमें किसी ने अच्छा किया है, या फिर हम देखते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स का मतलब होता है जैसे, सॉरी, विजुअल आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स का मतलब होता है जैसे हम देखते हैं पेंटिंग विजुअल आर्ट है, ठीक है। पेंटिंग के अलावा हम देखते हैं कि ड्राइंग एक विजुअल आर्ट है। इसके अलावा मूर्तिकला, स्कल्पचरल आर्ट एक विजुअल आर्ट है। फिल्म मेकिंग एक विजुअल आर्ट है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने कालिदास सम्मान से जो संबंधित बातें हैं वो आपके लिए लिख भी दी हैं, ताकि आपको कुछ रिटर्न में प्रॉपर मिल जाए। तो देखो, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, थिएटर, विजुअल आर्ट, ठीक है। तो ये हमारा जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश यहाँ पे सही जवाब। जुलाई 2020 में किस राज्य ने कम आय वाले परिवार की बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु आशीर्वाद योजना शुरू की? ये पंजाब सरकार की पहल, और इस क्वेश्चन की इसलिए आलोचना हुई थी क्योंकि आप देखें 2024 में क्वेश्चन आ रहा है 4 साल पुरानी एक स्कीम का, वो भी राज्य स्तरीय स्कीम, है ना। तो यहाँ पे कई बच्चों ने तुक्का मारा, तो और ये उद्देश्य होना भी नहीं चाहिए भाई एग्जामिनर का, आप 4 साल पुराना करंट अफेयर पूछ के क्या आपको मिल रहा है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन मैं फिर वही आपको सलाह दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि अगर एग्जामिनर ने 4 साल पुराने क्वेश्चन पूछे, आप तो बच्चे ये कीजिएगा, आप 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स ही पढ़िएगा। उसने कितना पुराना पूछा हमें कोई मतलब नहीं, ये 1 साल ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है। अगर आप और ज्यादा पीछे एनालाइज करते हो, आप 5 साल के पीवाईक्यू देखते हो, क्योंकि मैंने देखे, तो बेटा वहां पे 1 से 1.5 साल के आए हैं। ये ऐसा अगर 1 साल हो गया तो ऐसा नहीं कि हम 3-4 साल पुराने करंट अफेयर्स पढ़ने लग जाएं, ठीक है। और दूसरी बात, जरूरी नहीं कि आप 3-4 साल पुराने करंट अफेयर पढ़ो तब भी आपसे क्वेश्चन बनी जाए, क्योंकि कोई सीमा नहीं है करंट अफेयर्स को कितना डेप्थ में पूछे वो, ठीक है। तो आशीर्वाद योजना पंजाब सरकार की थी कि जो गरीब परिवार की बेटियां हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे शादी के लिए, वो तो क्लियर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पंजाब की बात करें तो भाई पंजाब के वर्तमान सीएम कौन है? भगवंत मान साहब। तो बड़ा आइकॉनिक इनका राइज रहा है, कॉमेडियन से सीएम तक, आम आदमी पार्टी। अच्छा, पंजाब के वर्तमान गवर्नर राज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया साहब। गुलाब चंद कटारिया साहब पंजाब के भी गवर्नर हैं, और चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ चंडीगढ़, तब भी गुलाब चंद कटारिया करिएगा। चलो भाई आगे बात करते हैं। अप्रत्यक्ष संचरण, तो भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे? तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, अप्रत्यक्ष संचरण के 5 F क्या हैं? यानी बेसिकली ये हम देखते हैं कि भाई 5 तरीकों से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस पास ऑन होते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि वो क्या है? फ्लाइज, फिंगर्स, फोमाइट्स, फूड, फ्लूइड या फ्रूट। फिंगर्स तो यहाँ पे फ्रूट नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई फ्रूट से पैथोजन जाते हैं। और अगला देखो, फ्लाइज, फिंगर्स, फ्रेंड्स, दोस्तों से ये बीमारियां नहीं फैल रही है ना, पैथोजन वाली, मतलब ऐसा नहीं है, दोस्त दूसरी बीमारियां फैला देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जवाब सही नहीं है, और यहाँ पे अगेन फ्रूट है तो ये भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो गया? बी, यानी इन तरीकों से डिसीज स्प्रेड होते हैं कम्युनिकेबल। फ्लाइज, फिंगर्स, फोमाइट क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग, जैसे क्लोथ हो गई, मैं लिख देता हूं, जैसे कपड़े हो गए या यूटेंसिल्स हो गए या कोई और ऑब्जेक्ट हो गया नॉन लिविंग, जिससे फैल सकता है कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। बाकी फूड, कंटेमिनेटेड फूड और फ्लूइड से फैल सकता है, ये तो आपको बिल्कुल मालूम है। फिंगर्स से भी इसलिए बोलते हैं हाथ धो, कोविड के टाइम पे आपने एक्सपीरियंस भी किया। फ्लाइज तो आप जानते हैं इसलिए बोलते हैं भाई बाहर का फूड सही जगह से खाओ, कहीं से भी खाओगे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फ्लाइज बैठते हो, कहाँ से आ रहे हैं कह नहीं सकते, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से बीमारियां फैल सकती हैं। मैंने आपके लिए क्या किया है कि ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के जो 5 F हैं उनको डिटेल में यहाँ पे डाल दिया है,
आप चाहें तो एडिशनली पढ़ सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन टेबल टेनिस से संबंधित है? महालड्डू क्वेश्चन था, क्योंकि जो बच्चा स्पोर्ट्स को सिंसियरली क्लास में अटेंड करता है या ऐसे ही जनरल ऑब्जर्वेशन भी रखता है, उससे बन जाता। अब देखो टेबल टेनिस, पंकज अडवाणी जी ये बिलियर्ड्स और स्नूकर खेलते हैं, ठीक है, उनमें इनका पूरे साल में कई बार करंट अफेयर्स में आप पढ़ते हो नाम आता है। फिर बात करें हम लोग मनिका बत्रा जी, यही टेबल टेनिस खेलती हैं 2018 में, यही सही जवाब भी है ना, क्योंकि टेबल टेनिस ही पूछा है। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें इनने गोल्ड मेडल जीते थे ये, और उसी साल गोल्ड मेडल क्योंकि जीती थी तो इनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो के श्रीकांत है, किदाम्बी श्रीकांत, ठीक है, ये इनका फुल नेम है, ये बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी बहुत बड़ा नाम है किदाम्बी श्रीकांत। और मनीष नरवाल जी जो हैं वो पैरा शूटर हैं, ठीक है, तो पैरा यहाँ पर हम लिख देते हैं पैरा शूटर है, ठीक है, तो पैरा शूटर है। आइए, पैरा शूटर का मतलब ये है कि वो शूटर है, और पैरा का यहाँ पर अर्थ है कि फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है, दिव्यांग है, तो पैरा शूटर। आइए, तो सही जवाब हो गया मनिका बत्रा जी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाटी में स्थित है? शेवरॉय, खासी, अनाईमुदी, नागा। जो बच्चा बिल्कुल ऊपर ऊपर से भी ज्योग्राफी पढ़ेगा उससे भी बनेगा, और ये वाला क्वेश्चन मैं स्टैटिक में भी करवाता हूँ, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे। देखो क्या है, ईस्टर्न घाट्स में कौन सी हिल्स लोकेटेड हैं? अब देखो, खासी, गारो खासी जयंतिया, तो ये कहां पर है? मेघालय, ठीक है, मेघालय। चलो, अनाईमुदी, तो इंडियन पेनिनसुला का जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुदी है, ये अन्नामलई हिल रेंज का एक पीक है, 2695 मीटर इसकी हाइट है, और ये पूरे साउथ इंडिया का, पूरे इंडियन पेनिनसुला का सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे ऊंचा पीक है। सही बात है, सबसे ऊंचा यही पीक है ना, तो क्या है बच्चे, ये अनाईमुदी पहाड़ियां, तो ये केरल में है अनाईमुदी पहाड़ियां, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। नागा पहाड़ियां, नागालैंड। अब आप खुद सोचो, ये तो मैंने केरल बता दिया, ये तो वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, ईस्टर्न का है भी नहीं, तो शेवरॉय ही तो बचा। तो जिसने शेवरॉय नहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन बाकी तीन चीज तो हर कोई पढ़ता है, तो शेवरॉय कहां पर है? तमिलनाडु, ठीक है, हम तो क्लास में शेवरॉय भी देखते हैं स्टैटिक में। यहाँ पर आप देखो मैप में आपको दिखेगा, ये है शेवरॉय, जवादी या जवाड़ी बोलते हैं, तो शेवरॉय कहां पर है? तमिलनाडु, ठीक है, तो ये ईस्टर्न घाट्स का ही पार्ट है, ईस्टर्न घाट्स इधर है, वेस्टर्न घाट्स इधर है। अब यहाँ पे नोटिस करो, अनाईमुदी 2695 मीटर, सबसे जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स का या साउथ इंडिया का, इंडियन पेनिनसुला का, यही है अनाईमुदी, ठीक है, 2695 मीटर। आओ आगे। हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक कुछ चुनावी सुधारों को लागू करने की कोशिश कर रहा है। इसमें से एक है पात्रता की तारीख। अब तक उम्र के संबंध में पात्रता तय करने के लिए केवल एक तारीख 1 जनवरी पर विचार किया जाता था। इस संबंध में विधेयक क्या सुधार चाहता है? ये बेसिकली क्या था ना, मैं आपको बताता हूं आसान भाषा में। जैसे कोई व्यक्ति को वोटर कार्ड बनवाना है, ठीक है, 18 साल से ऊपर जो हो जाते हैं उनका वोटर कार्ड बन जाता है, लेकिन अब समस्या ये है कि उसका जो डेट देखा जाता था वो देखा जाता था 1 जनवरी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है कि 1 जनवरी 2025 से पहले उसने 18 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसका तो वोटर कार्ड 2025 में बन जाएगा। लेकिन एक ऐसा मान लो बच्चा है जो 3 जनवरी 2025 को 18 साल का हो गया, उसका बर्थडे आ गया, 18th बर्थडे। अब 3 जनवरी को क्योंकि उसका बर्थडे आया है और 18 साल का वो 3 जनवरी को हुआ है, एक से पहले तो नहीं हुआ, 1 जनवरी के बाद हुआ है 18 साल का। अब उसको अपना वोटर कार्ड बनवाने के लिए पूरा 1 साल वेट करना पड़ता था। ये पहले का नियम था, क्योंकि 1 जनवरी ही देखा जाता था, ठीक है, पूरा 1 साल अब वेट करो अपना वोटर कार्ड बनवाने के लिए, अभी नहीं बनेगा आपका। अब अगले साल 1 जनवरी 2026 को देखा जाएगा कि क्या आप 18 साल के हो? हाँ, ये तो हो ही गया था बेचारा, तो इसका तब बनेगा। लेकिन फिर क्या किया इलेक्शन कमीशन ने, बोला कि सही नहीं, चेंजेस होने चाहिए, तो इस पे थोड़ी चर्चा हुई, प्रपोजल्स गए, और फिर फाइनली क्या हुआ, एक इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल संसद ने पास कर दिया। इसके अंतर्गत क्या बात हुई है कि अब 4 तारीखें रखी गई हैं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। अब सेम केस ले लो, ये जो बच्चा है जिसने 3 जनवरी 2025 को 18 साल पूरे किए हैं, अब इसको 1 साल रुकने की जरूरत नहीं है, तो 1 अप्रैल को फिर देखा जाएगा कि कितने लोगों ने 18 साल पूरे कर लिए। तो ये बोलेगा कि हाँ भाई मैंने 18 साल पूरे कर लिए थे 3 जनवरी 2025 को, तो 1 अप्रैल को फिर से देखा जाएगा
तो तब इसका नाम होगा कि हाँ भाई इसने पूरे कर लिए, इसका वोटर कार्ड बनेगा। फिर 1 जुलाई को फिर देखा जाएगा। तो कुल मिला के अब हमने क्या किया कि 4 तारीखें दे दी हैं ताकि बीच बीच में लोगों के वोटर कार्ड बनते रहे, ऐसा नहीं इकट्ठा काम हो। तो बस कुल मिला के यही पूरी बात है। ठीक है, चल तो ये हमने देख लिया, तो सी यहाँ पे सही जवाब है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। इसलिए हर साल जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, नेशनल वोटर्स डे, तो 25 जनवरी को ही ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, चलो अगला देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है? इजी है भाई, बस ये तो पूछ रहा है गवर्नमेंट कंपनी बता दो। टिस्को 1907 में जमशेदपुर में स्थापित जमशेदजी टाटा के द्वारा प्राइवेट कंपनी। बजाज ऑटो प्राइवेट कंपनी, डाबर प्राइवेट। बीएचईएल ये क्या है? पीएसयू है ना, बहुत बड़ी स्तर की कंपनी है। 1964 में स्थापित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो ये हैवी इलेक्ट्रिकल मशीनरी बनाती है, कई सारे वो फील्ड में वो मशीनरी का इस्तेमाल होता है, कोई सीमा ही नहीं है, तो ये हैवी मशीन्स बनाते हैं। 1964 में स्थापित पीएसयू बहुत बड़े स्तर की कंपनी है। ठीक है, 3 प्रकार की कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनी, पीएसयू वगैरह जो होते हैं जिसमें सरकार का पैसा होता है। प्राइवेट कंपनी जिसमें कुछ निजी लोगों का पैसा है, जैसे आप देख भी पा रहे हैं एग्जाम्पल बजाज, ठीक है, या डाबर। फिर हम देखते हैं क्या, जॉइंट कोऑपरेटिव। जॉइंट कोऑपरेटिव तीसरी टाइप की कंपनी होती है जिनमें बहुत सारे लोगों का छोटा छोटा पैसा लगा है। जैसे बेस्ट एग्जांपल अमूल। तो बहुत साल पहले गुजरात में गांव है आनंद, वहां पर बहुत सारे किसानों ने अपनी छोटी छोटी पूंजी, कैपिटल, छोटा छोटा पैसा जोड़ा और उससे उनके पास बड़ा पैसा हो गया और फिर उनने उस बड़े पैसे से कंपनी स्थापित की अमूल। तो ये जॉइंट कोऑपरेटिव का उदाहरण है। जैसे आपको पिज्जा खाना है और सबकी जेब में 10-10 रुपए हैं, 50 बच्चे हैं क्लास में, सबकी जेब में 10-10 रुपए। अब कोई सिंगल बच्चा पिज्जा नहीं खा सकता क्योंकि 10 रुपए में पिज्जा नहीं आएगा। लेकिन अगर सभी 50 बच्चे अपने 10-10 रुपए मिलाएं तो 50 इंटू 10 हो गया 500। अब 500 में तो पिज्जा आ जाएगा, मिलेगा कितनों को वो बात नहीं, लेकिन आ जाएगा ना पिज्जा। तो जब लोग अपना पूंजी मिलाते हैं तो बड़ा अमाउंट बनता है, उससे वो बड़े काम कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो बीएचईएल ये एकदम सही जवाब। आइए, डैश पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। ये भी इजी क्वेश्चन है क्योंकि आप देखते हो कि भाई तेंदू लीव्स बहुत फेमस है बीड़ी बनाने के उद्योग से संबंधित। तेंदू लीव्स की जो सबसे खास बात होती है वो होता है इनका फ्लेक्सिबिलिटी। ये स्ट्रॉन्ग तो होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं। लचीला या फ्लेक्सिबल होने से क्या होता है कि इनमें तंबाकू भरा जाता है और फिर रोल किया जाता है ना, ऐसा ही होता है ना। बात क्या हो रही है कि ये रोल करने वाली जो एबिलिटी, बात ये नहीं हो रही तंबाकू पहले डाल रहे हैं बाद में, वो बात नहीं है। बात यहां पर ये हो रही है कि जो रोल कर रहे हैं तो वो रोल करते टाइम ये फट नहीं जाती और बहुत स्ट्रांग रहती, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इसको बीड़ी बनाने के लिए, जो इंडियन सिगरेट्स कहें हम उसको, वो बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है बीड़ी इंडस्ट्री, ये कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। मैं भी बचपन में सोचता था कि क्यों नहीं सरकार, क्योंकि बीड़ी से बहुत ज़्यादा हेल्थ को नुकसान भी होता है, तो मैं सोचता था क्यों नहीं सरकार इसको बंद कर देती है। लेकिन फिर पता चला कि बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ का एम्प्लॉयमेंट है ये, है ना, रूरल इकोनॉमी, ट्राइबल इकोनॉमी को चलाता है। कई सारी ट्राइबल इसको बनाने में लिप्त हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एम्प्लॉयमेंट है। हालांकि वेजेस बहुत कम मिलती हैं, तो इसीलिए सरकार भी बड़ा कॉशियसली चलती है, एकदम से आप बंद नहीं कर सकते, उनका रोजगार भी बहुत जरूरी है। चलो, अच्छा, दूसरी बात, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तेंदू पत्ते का कहाँ, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर हम देखें बेस्ट क्वालिटी का कहाँ से मिलता है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, सुकमा जिले हैं, वहां से तेंदू पत्ता बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। ठीक है, तो एमपी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, छत्तीसगढ़ सेकेंड नंबर पर। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है तेंदू पत्ते का, तो डियोस्पाइरोस मेलानॉक्सिलॉन। ठीक है, तो डियोस्पाइरोस मेलानॉक्सिलॉन ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसको हरा सोना या ग्रीन गोल्ड बोलते हैं क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि भाई इससे बीड़ी बन रही है ना, तो जो एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। चलिए, फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों और उनका पालन करना। भाई सही बात है, ये तो है। 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा, ये नहीं है भाई। हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात भले ये है कि हम देखते हैं कि देश में कितने प्रकार की भी समस्या हो हमारे यहाँ, लेकिन एक बहुत शानदार बात ये कि कोई भी चीज जबरदस्ती की नहीं है कि ये करना ही है, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ।
तो ये मैंडेटरी नेशनल सर्विस ये वाली बात नहीं है। तो हमारे यहाँ काम भले स्लो चले, लेकिन ऐसा मैंडेटरी कंपलसरी करना पड़ेगा ये वाली बात कहीं नहीं है, लोगों के लिए भी नहीं है। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हिंसा से दूर रहना, ये है मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो कितने हैं बच्चे? 11 हैं। ओरिजिनली हम बात करें तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आए, स्वर्ण सिंह कमेटी साहब की रिकमेंडेशन के बाद। अच्छा, बाद में हम देखते हैं कि एक 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी जुड़ गई, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत ये जुड़ गया कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनके जो अभिभावक, माता पिता, गार्जियंस, उनकी जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को कहां भेजो? स्कूल। तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। चलो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर क्या है? सिंपल है, क्योंकि आप सब लिटरेसी रेट पढ़ते हो तो उसमें मेल लिटरेसी रेट भी हम लोग क्लास में पढ़ते हैं 82.14 और फीमेल लिटरेसी रेट 65.46। अगर एग्जैक्टली नहीं भी याद हो तो भी 82 और 65 को भी माइनस करोगे बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, 82 और 65 को देखते हैं तो देखो 12 में से 5 गए 7, एक यहां से ले लिया ना, तो 12 में से 5 गए 7, 7 में से 6 गए 1, लगभग 17% का डिफरेंस है। देखो नियरेस्ट क्या है? 16.68% सही जवाब है। तो ये है भाई इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है? 74.4, ये इंडिया का है। मेल्स का कितना है? 82.14, फीमेल्स का 65.46, माइनस करोगे 16.68। चलो नेक्स्ट बात करते हैं भाई, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस राज्य का है? केरल का। और सबसे कम राज्यों में बिहार का। बात करें केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अच्छा लिटरेसी रेट कहां का है, तो सबसे अच्छा है लक्षद्वीप का और सबसे बुरा है दादरा और नगर हवेली का। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि भाई जिनकी हवेलियां हैं वो पढ़ेंगे थोड़ी ना, भाई जिनकी हवेलियां हैं बड़ी बड़ी तो वो क्यों पढ़ेंगे? वो सोचेंगे अरे सब कुछ बढ़िया क्यों पढ़ना, ऐसे सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिटरेसी रेट दादरा नगर हवेली। चलो, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? जैसे आईपीएल है वैसे ही कबड्डी में प्रो कबड्डी लीग है ना, पीकेएल। अच्छा, इसकी स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी और कबड्डी को जो मानने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा इवेंट भी रहता है। कबड्डी में हम देखें तो भाई 7 लोग एक टीम से एक टाइम पे खेलते हैं, जैसे क्रिकेट में 11, कबड्डी में एक टीम से 7 लोग एक टाइम पर खेलते हैं। तो 7-7 दोनों साइड ऐसे 7-7 मौजूद होंगे। रिजर्व की बात नहीं हो रही है, फील्ड पे, ठीक है। अब बात करते हैं 2014 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। अभी करंट चैंपियन कौन है? हरियाणा स्टीलर्स। लेकिन सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? पटना पायरेट्स। यहां पर आपके लिए मैंने इस लिस्ट को रखा है, देखो लिखा है करंट टाइटल, तो 2024 करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी आपके लिए जरूरी है। हरियाणा स्टीलर्स ने 2024 में जीता है प्रो कबड्डी लीग 2024 में। अच्छा, लेकिन उससे पहले चले जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभार ऐसा हो रहा है कि भाई 1.5-2 साल क्या रहे, उससे पीछे का मत पढ़ो। पुनेरी पलटन विनर रही थी प्रो कबड्डी लीग की, ये 23-24 वाला था। पुनेरी पलटन विनर, हरियाणा स्टीलर तब रनर अप थे। फिर अगले साल 24 में हरियाणा स्टीलर्स जीत गए, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना, ठीक है। और सबसे सफल टीम कौन रही है? पटना पायरेट्स। चलो भाई आओ आगे बढ़े। बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? अब एक और हम देखते हैं कि कहां से क्वेश्चन आ गया है। तो क्लासिकल म्यूजिक से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बुद्धदेव दास गुप्ता ये सरोद बजाने के लिए फेमस है। अब मैं आपको इनकी एक ऐसी खास बात बताता हूं कि आप सुन के चौंक जाएंगे। इनको कई सारे सम्मान मिले हैं। अब उनमें से कुछ सम्मान सुनिएगा, फिर मैं वो चौंकने वाली बात बताता हूं। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1993, संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न 2011। तो ये 2 अवार्ड दिमाग में रखो। इसमें से भी जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1993। अब सुनो, इनको भारत सरकार ने, जो चौंकाने वाली बात है, भारत सरकार ने 2011 में पद्मश्री देने का ऑफर किया, लेकिन इनने मना कर दिया। इनने अवार्ड लेने से मना कर दिया। इनने बोला कि पद्मश्री अवार्ड के लिए बहुत लेट हो चुका है। और तब भारत सरकार को भी गलती रियलाइज हुई। अगले साल 2012 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण, जो पद्मश्री से एक ऊपर है स्टेप, पद्म भूषण इनको कॉन्फर किया, जो इनने रिसीव किया। तो बुद्धदेव दास गुप्ता साहब को 2012 में पद्म भूषण मिला, ठीक है।
2011 में पद्मश्री ने लिया, नहीं तो 2012 में क्या मिला, पद्म भूषण। इसके अलावा 1993 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, सरोद बजाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सरोद बजाते हैं। सरोद और कौन बजाता है भाई, तो अमजद अली खान बंगश, है ना, अमजद अली खान साहब। इनके अलावा बाबा अलाउद्दीन खान, बहुत बड़ा नाम, तो अब एक और नाम जोड़ लीजिए उनमें, बुद्धदेव दासगुप्ता। ओके चल आगे देखें। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? बहुत इजी क्वेश्चन है पॉलिटी का। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप केंद्र स्तर की बात करते हो तो पार्लियामेंट में हम बोलते हैं ना भाई, मनी बिल किसके अप्रूवल से पेश किया जा सकता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का अप्रूवल का क्या मतलब है? क्योंकि भाई प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्री परिषद। प्रेसिडेंट के सामने कभी कोई बोलता है कि हमको मनी बिल रखना है, तो यानी प्रेसिडेंट वही कहेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे। अब ऐसा क्यों प्रावधान डाला गया है केंद्र स्तर पर, और राज्य स्तर पर सेम चीज कौन देखता है? गवर्नर। अगर राज्य की विधानसभा में मनी बिल रखना है कि नहीं, तो पहले परमिशन किसकी लगेगी? गवर्नर की। गवर्नर की लगेगी यानी किसकी लगेगी? राज्य के जो मंत्री परिषद है उनकी। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि भाई मनी बिल है ना वो। अब केंद्र स्तर पर बात करें तो जो सरकार है उसको मालूम है ना, जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, या हम कहें जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसको मालूम है ना कि उसको कितना पैसा क्या चीज के लिए बनवाने के लिए चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कोई निर्दलीय व्यक्ति या अपोजिशन का व्यक्ति मनी बिल ले आएगा, क्योंकि उसको क्या करना भाई, आप इमेजिन करो, अगर ये प्रावधान नहीं होता तो कोई अपोजिशन का व्यक्ति एक बिल ला रहा है कि 100 करोड़ का रोड बनना चाहिए। अरे आपके पास पावर है क्या? आप बनवाओगे? नहीं, बनवाएगी रूलिंग। तो जब रूलिंग गवर्नमेंट बनवाएगी तो ये उनका फैसला होना चाहिए ना कि भाई उनको कितना पैसा लगेगा किसी प्रोजेक्ट में, या उनको वो प्रोजेक्ट करवाना भी है कि नहीं, तो ये उनका कॉल है। क्योंकि अल्टीमेटली लोगों के लिए तो अभी वही अकाउंटेबल है, लोगों को प्रोजेक्ट ही नहीं चाहिए, लोगों को कुछ और चाहिए। तो रूलिंग गवर्नमेंट के लिए मनी बिल इंपॉर्टेंट है, और इसलिए रूलिंग गवर्नमेंट का लगेगा अप्रूवल, वही प्रेसिडेंट के माध्यम से अप्रूवल या डिसअप्रूवल जाएगा। सही बात है। और एक और बात है, मनी बिल अगर फेल हो जाता है लोकसभा में, तो यहां पर तो रूलिंग पार्टी को, रूलिंग गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, रूलिंग गवर्नमेंट का रेजिग्नेशन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे मनी बिल, कोई निर्दलीय, कोई इंडिपेंडेंट या कोई अपोजिशन बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते उनको। भाई पता चला वो फेल हो गया है ना, और रूलिंग गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। इसीलिए मनी बिल से संबंध में कुछ स्पेशल प्रोविजंस रहते हैं, और उसमें एक ये है कि वो तभी सदन में रखा जाएगा जब पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल हो केंद्रीय स्तर पर और गवर्नर का अप्रूवल हो राज्य स्तर पर। और मनी बिल की डेफिनेशन आर्टिकल 110 में मौजूद है। चलो, तो सही जवाब है भाई राज्यपाल, क्योंकि बिना गवर्नर के अप्रूवल के थोड़ा ना कोई रख देगा, क्योंकि स्टेट में जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको तो पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ आ रहा है। तो वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर गवर्नर को कहेंगे कि हाँ ये हमारा ही बिल है, आप अप्रूव कर दीजिए, हम ही लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, तब वो कर देंगे। कोई और करेगा तो क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिल्कुल नहीं करना गवर्नर, ये कैसे रख रहे हैं, रोड बनवाना हमको है, इनको बनवाना है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नर का अप्रूवल। चलो, तो जो साइंस के क्वेश्चन है, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। विनिमय के किस रूप में वस्तुओं को विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है? चलो भाई, तो यहां पर क्या बोला, इन विच फॉर्म ऑफ एक्सचेंज आर गुड्स यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जब गुड्स को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज किया जाए, क्या कहते हैं? बार्टर। ओल्डेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम है बार्टर सिस्टम, है ना। यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज के बदले गुड्स और सर्विसेज ही एक्सचेंज की जाती है। भाई मुझे गेहूं चाहिए, सामने वाले के पास क्या है? चावल है, मैं कहूंगा चावल दे दो, गेहूं ले लो। दूसरे भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि भाई मुझे जूता चाहिए, सामने वाले को क्या चाहिए, वो बोल रहा है कि भाई मुझे गन्ना चाहिए। तो मतलब इस तरीके से कुछ भी एक्सचेंज हो सकता है। तो वस्तु विनिमय, बार्टर एक्सचेंज। अच्छा, बाद में फिर करेंसी आई, तो बार्टर एक्सचेंज में तो करेंसी नहीं, बाद में करेंसी आई। इंडिया में पहली बार कब आई? तो हम देखते हैं कि इंडिया में सबसे पहले पंच मार्क्ड कॉइन्स आए। ये पहला करेंसी का रूप है, पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड कॉइन्स, और ये कौन सी धातु के बने? सिल्वर के बने थे पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो ये पोस्ट वैदिक एज, जब वैदिक काल खत्म हो गया उसके बाद महाजनपद काल आया ना, तो ये महाजनपद काल की बात है ना। तो महाजनपद
एज, महाजनपद काल की ये बात है। तब हम देखते हैं पंच मार्क्ड कॉइन सिल्वर के बने हुए आए। अच्छा, सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इंडिया में कौन इंट्रोड्यूस किया? इंडो ग्रीक्स, हिंद यवनी। सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स, सबसे पहले सोने के सिक्के, तो गोल्ड कॉइन सबसे पहले इंडो ग्रीक्स ने इशू किए। ठीक है, सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए? गुप्त काल में हुए, गुप्ता लोगों ने किए। ओके, चलो आओ आगे बढ़े। वेदांग हिंदू सहायक अनुशासन है जो प्राचीन काल में उत्पन्न हुए और वेदों के अध्ययन से जुड़े हैं। इनकी संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या है 6। अब ये वेदांग क्या होते हैं, यहां पे मैंने आपके लिए एक डिटेल्ड स्लाइड रखी है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना। देखो, वेदों को अगर पढ़ना है तो आप सीधे ही डायरेक्टली जाके नहीं पढ़ सकते, क्योंकि किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, किसी भी किताब को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक बातें मालूम होना चाहिए। ये सिर्फ वेदों के लिए नहीं, किसी भी बुक को मुझे पढ़ना है, मैंने अचानक ही फ्रेंच भाषा की एक पुस्तक उठा ली, क्या मैं उसे पढ़ पाऊंगा, समझ पाऊंगा? नहीं, क्योंकि मुझे फ्रेंच भाषा नहीं आती। उसी प्रकार वेदों को भी अगर पढ़ना है तो आपको कुछ सब्सिडरी साइड में कुछ एडिशनल किताबें रखी होनी चाहिए ना। कौन कौन सी किताबें? एक किताब होनी चाहिए कि भाई कोई पर्टिकुलर वर्ड जो वेदों में लिखा है उसका मतलब क्या है। तो मैंने कहा ना, मैंने फ्रेंच भाषा की कोई पुस्तक उठा ली, अब मुझे वो समझ में थोड़ी ना आएगी जब तक मुझे पता ना हो कि फ्रेंच भाषा में इस अक्षर को ये बोलते हैं, क्योंकि बुक में तो फ्रेंच अक्षर लिखे, तो मुझे कैसे पता चलेगा किसका क्या मतलब है? इसलिए मुझे कुछ एडिशनल बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो वेदों को समझना है, पढ़ना है, तो कुछ एडिशनल सब्सिडरीज हैं जिनको कहते हैं वेदांग, वेदों के अंग, तभी बोलते हैं वेदांग। जैसे उदाहरण के लिए निरुक्त, तो ये वेदांग पुस्तकें हैं निरुक्त, जहां पे शब्दों की उत्पत्ति, कुल मिला के वही वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं आपको, शिक्षा, तो ये भी एक वेदांग पुस्तकें हैं, शिक्षा वेदांग पुस्तकें, जहां पे क्या लिखा हुआ है? उच्चारण का विज्ञान, कि कोई वेदों के शब्द को बोलना कैसे है, क्योंकि हवन यज्ञ करेंगे तो बोलना होगा, तो कैसे बोलना है, उच्चारण, प्रोनंसिएशन क्या है। व्याकरण, मुझे वेद पढ़ने हैं लेकिन मुझे ग्रामर ही नहीं मालूम तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, इसलिए व्याकरण पुस्तकें हैं। जैसे एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है अष्ट अध्यायी, रिटन बाय पनिनी या पणिनी। ठीक है, तो ये है वेदांग, छंद, ज्योतिष, कल्प, कुल मिला के वेदों को पढ़ने के लिए ये एडिशनल किताबें हैं वेदांग। ओके, चल साइंस के क्वेश्चन, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। आइए, गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला, उर्स मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेले और त्योहार हैं? जिस बच्चे को भले ही नहीं मालूम कि ये मेले त्योहार कहाँ हैं, लेकिन उसको बेसिक ज्योग्राफिकल नॉलेज है, तो पुष्कर कहां पर है, तो ये बात कई लोगों को ऐसे भी मालूम होती है कि पुष्कर राजस्थान में है। नागौर कहां पे है? राजस्थान में। ठीक है, इसके अलावा उर्स मेला, उर्स मेला बेसिकली क्या है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत थे और उनकी जहां मृत्यु हुई तो उसे कहते हैं दरगाह, जहां उनके शरीर को दफनाया गया तो उसे कहते हैं दरगाह। तो जहां सूफी संतों को दफनाया जाता है उसको कहते हैं दरगाह। और आज हम बोलते हैं अजमेर शरीफ उसी दरगाह को। तो हर साल बड़ी संख्या में अजमेर शरीफ, अजमेर जहां पे उनकी मृत्यु हुई थी मोइनुद्दीन चिश्ती की, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अच्छा, उर्स क्या होता है? तो जो डेथ एनिवर्सरी होती है ना, तो जिस समय जिस साल मृत्यु हुई तो उसी को हर साल ऑब्जर्व किया जा रहा है डेथ एनिवर्सरी। ऐसा क्यों सर? अक्सर आप देखोगे कि बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं, मगर यहां पर उर्स में डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उर्स का मतलब ही होता है वेडिंग। असल में सूफी संत में यह मान्यता है कि जब कोई सूफी संत मर रहा है तो यह बहुत खुशी की बात इसलिए है क्योंकि उनका यूनियन गॉड से हो रहा है। मतलब वो मर रहे हैं लेकिन फिजिकली मर रहे हैं ना, बॉडी की डेथ हो रही है, लेकिन उनका मिलन हो रहा है ईश्वर से, तो ये खुशी की बात है। इसी क्षण का इंतजार वो कितने सालों से कर रहे थे कि मृत्यु हो तो ईश्वर से मुलाकात हो पाए, तो ये खुशी का त्योहार है। इसलिए उर्स का मतलब है वेडिंग, यूनियन हो रहा है किसका? तो संत का ईश्वर से, इसलिए इसको सेलिब्रेट करते हैं डेथ एनिवर्सरी को। अजमेर में होती है। गणगौर महोत्सव अगेन राजस्थान में, राजस्थान के अलावा एमपी में भी होता है और भी आसपास क्षेत्रों में होता है। यहाँ पे शिव जी और जो गौरी जी हैं, गौरी जी मतलब पार्वती माता का ही रूप, तो शिव जी और गौरी जी का विवाह यहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो अविवाहित स्त्रियां भी पार्टिसिपेट करती हैं कि अच्छा वर मिले शिव जी जैसा।
और जो विवाहित स्त्रियां हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं कि उनका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा बना रहे, क्रोध कलेश ना हो, अच्छे से सब चीजें हों। तो कुल मिला के गणगौर महोत्सव ये सब राजस्थान से संबंधित है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देशबंधु CR दास या चितरंजन दास। ये सुभाष चंद्र बोस साहब के गुरुजी भी हैं। कौन? चितरंजन दास सुभाष चंद्र बोस जी के गुरुजी भी हैं। अच्छा, इनने एक पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम आपने सुना होगा, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इनने 1923 में, 1 जनवरी 1923 को स्थापित हुई थी। ये स्वराज पार्टी के अध्यक्ष भी बने, मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर स्थापित की थी। मोतीलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के सेक्रेटरी यानी सचिव बने। ठीक है, और ये क्या बने? चितरंजन दास अध्यक्ष। इनका उद्देश्य क्या था इस पार्टी को बनाने का? कि विधान परिषदों में हम लोग एंट्री कर पाए, एंट्री इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल, चुनाव में हिस्सा लें और एंट्री कर पाए, ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, देशबंधु उनको बोलते हैं, यानी फ्रेंड ऑफ नेशन, देशबंधु। फिर इनके नेतृत्व में स्वराज पार्टी ने चुनाव में हिस्सा लिया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। चलिए आगे देखो, पहली पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर क्या थी? व्हाट वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? तो पहले 5 ईयर प्लान का एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या हुआ, ये नहीं बोल रहे हैं कि क्या सोचा था, हुआ क्या। अब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई, उसका काम था भाई 5 ईयर प्लान बनाओ, उस आधार पर देश अपने संसाधन रिसोर्सेज को उन्हीं प्लान्स में डेडिकेट करेगा, पैसा वहीं लगाएगा। तो पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56, ठीक है, और इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने टारगेट रखा कि भाई 2.1%, 2.1% इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट रखा, लेकिन हुआ असल में बहुत अच्छा, उससे ज्यादा, मतलब बहुत अच्छा नहीं लेकिन उससे ज्यादा 3.6% हुआ। अच्छा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने किन पर्टिकुलर एरियाज में ध्यान देने का सोचा था? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने सोचा था प्राइमरी सेक्टर जो है यानी एग्रीकल्चर, कृषि, यहां पर ध्यान देना है। प्लस बहुत सारे हम देखते हैं कि रिवर वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए एक लिस्ट रखी है, उदाहरण के लिए भाखरा नंगल, हीराकुड, मेटूर डैम, दामोदर वैली। तो कुल मिला के क्या प्लान था कि अकाल ना आए, उसके लिए क्या करना है हमको? इरिगेशन पर ध्यान देना है, एग्रीकल्चर पर ध्यान देना है ना। तो इसलिए बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स डेवलप किए गए, अकाल ना आए, खाने की कमी दूर करने के लिए। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा फोकस एग्रीकल्चर था, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 2.1% टारगेट किया, लेकिन आया कितना? तो आया बच्चे कितना? 3.6%। अच्छा, एक और बात, ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ना, ये किस मॉडल पर बेस्ड है? इसको हम कहते हैं हेरोड डॉमर मॉडल। तो हेरड डॉमर मॉडल, तो ये जो हेरड डॉमर मॉडल है बेसिकली क्या है? तो ये जो है हेरड डॉमर मॉडल, तो ये बेसिक, इसको हम सही कर देते हैं हेरड डॉमर मॉडल, है ना। ये क्या है? ये मॉडल कहता है कि भाई किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ नेशन की होगी। तो इनका ये कहना था कि हाउस होल्ड सेविंग्स करेंगे, हाउस होल्ड सेविंग करेंगे, यानी जैसे कोई घर है, उसके पास इनकम 100 रुपए है, तो उसने 60 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है, जीवन यापन में 40 रुपए सेव करो। ये 40 रुपए वो कहां रखे? बैंक में रखे। बैंक्स को जो हाउस होल्ड सेविंग्स प्राप्त हो रही हैं, बैंक उनको लोन्स के फॉर्म में बिजनेसेस को दे, और बिजनेसेस फिर क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे कैपिटल में, यानी उदाहरण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, भाई वो भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, या फिर उदाहरण के लिए कंपनी सेटअप करेंगे, ट्रेड को एक्सपेंड करेंगे, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो कुल मिला के हेरड डॉमर मॉडल क्या कह रहा था कि हाउस होल्ड सेविंग्स बढ़नी चाहिए, और फिर उस पैसे से बिजनेसेस नया कैपिटल बनाए, यानी नया पैसा बनाए। ठीक है, मीनवाइल गवर्नमेंट का यहां पर क्या काम था कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को सपोर्ट करे। ये पूरा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सोचा गया, और 3.6% इसमें एक्चुअल ग्रोथ रेट देखी गई। चलो, तो जो साइंस के क्वेश्चन है वो साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे, ये भी हिंदी में उसका ही वर्जन था। तो यहाँ पे हमने खत्म कर दिया है भाई आज का ये एनालिसिस। मुझे आशा है कि एनालिसिस आपको समझ में आया, पसंद आया। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। पढ़ते रहें, सिलेक्शन ले, माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू।